बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग और फोरकास्टिंग को। तो ओवरऑल इस चैप्टर का नाम है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फंक्शंस, और फिर उस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, प्लानिंग और फोरकास्टिंग। तो इस चैप्टर को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। आज वाले पोर्शन में हम फोरकास्टिंग को डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग क्या होती है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है और इसका क्या फ़ायदा होता है। और फिर कल हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या चीज़ होती है। एक पहले लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने मैनेजमेंट के 4 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर जब प्लानिंग आता है तो ये भी उसी से मिलती जुलती ही चीज़ है। वो मैनेजमेंट के फंक्शन थे, ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का फंक्शन है। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होगी। तो आज हम प्लानिंग को नहीं, बेसिकली फोरकास्टिंग को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि उसका बिज़नेस सक्सेसफुल हो, उसके बिज़नेस के जो ऑपरेशंस हैं वो सक्सेसफुली रन हो। तो उसके लिए ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। अब दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजीज़ दिन ब दिन चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी रोज़ाना इंटेलिजेंट हो रही है, इसमें डेवलपमेंट आ रही है, नए नए फेजेस इंक्लूड हो रहे हैं। तो जब टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे पहले आपको टेक्नोलॉजी की नो होनी चाहिए। आप अच्छी तरह टेक्नोलॉजी को जानते हो, उसका आपको पर्पज़ पता हो, आप उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाना जानते हो, आपको एग्जैक्ट पता हो कि आप अगर इस टेक्नोलॉजी को अपने बिज़नेस में अप्लाई करते हैं तो फिर आपके बिज़नेस में क्या चेंज आएगी। तो ओवरऑल ये करने के लिए आप करते हैं प्लानिंग और फोरकास्टिंग को। बेसिकली इसका थीम है, हम प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते क्यों हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अब टेक्नोलॉजी एक नई चीज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने पहले नहीं अप्लाई की हुई। अगर लेट्स सपोज उन्होंने पहले अप्लाई की भी हुई है, वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, तो भी ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो उसमें नई चीज़ें इंक्लूड होंगी, फिर उसको समझने के लिए और टाइम चाहिए होगा, फिर वो किस तरह हमारे बिज़नेस के साथ अलाइन होगी, किस तरह हमें एडवांटेज पहुँचाएगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देखनी होती। द कैपेसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग technological change rapidly is becoming an even more crucial condition for successful operation of business। तो बिज़नेस की सक्सेस के लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना ये दिन ब दिन और ज़रूरी होता जा रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा लिए बगैर ही अपने बिज़नेस को चलाते हैं तो डेफिनेटली उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस, स्ट्रेटजी, नो हो, प्लानिंग एंड असेसमेंट सिस्टम must be implemented and reinforced with appropriate processes and structures to establish an efficient technology management। इसका मतलब ये है कि अगर आप efficient technology management को अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको टेक्नोलॉजी की नो होनी चाहिए, आपको उसकी स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए और आपको उसकी डेवलपमेंट से मुतल्लिक मुकम्मल जो है वो इल्म होना चाहिए। But the challenge for companies is to find the most promising solution to crucial problem। अब प्रॉब्लम क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका फिर सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। अब मोस्ट रेलिवेंट सोल्यूशन जो है उसका फाइंड करें तो फिर बात बनती है। अच्छा, अब ये कौन कौन से होते हैं क्रूशल प्रॉब्लम्स, ये यहाँ पे इस स्लाइड में दिए हुए हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने लगते हैं तो ये क्रूशल प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्या है जी, विच टेक्नोलॉजीज़ आर रेलिवेंट फॉर द कंपनी। ठीक है, आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो सूट करेगी, ये कौन सी टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस से रेलिवेंट है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी आपके बिज़नेस से रेलिवेंट है आपने उसको अडॉप्ट करना है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, विच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट
कुड एंड शुड कंपनीज ट्राई टू एक्सेलरेट, यानी अगर आपने पहले से ही कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रखी है जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस चला रहे हैं, तो फिर आपने देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो आप जो है उसको आगे लेकर चलेंगे। अब होता है ना कि आप एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ गया, तो क्या आप वही पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर चलना चाहते हैं या उसमें जो चेंज आई है, उसमें जो डेवलपमेंट आई है उसको आगे लेकर चलेंगे? तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है जो आपको एड्रेस करना होता है। फिर इसी तरह हाउ इम्पोर्टेंट आर द टेक्नोलॉजीज़ विच आर ऑलरेडी अप्लाइड, वही बात जो आपने ऑलरेडी अडॉप्ट कर रखी है, अगर तो आपका उसी से ही काम चल रहा है तो फिर ठीक है, आपको नई टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज़ फिर आप दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे अगर वो आपके काम ऑपरेशंस को ठीक तरह से नहीं चला रही। तो नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजीज विल द कंपनी रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट रेंज ऑफ द फ्यूचर। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस बना रही है, तो पहले आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बना रहे हैं ना, या ये भी हो सकता है कि आप मैनुअली बना रहे हैं। तो इस केस में अगर आप एक कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो आपने देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से इन लाइन हो के आपकी प्रोडक्ट बना सकती है। ठीक है। फिर है हाउ द कंपनीज यूज़ देयर टेक्नोलॉजीज मोर इफेक्टिवली एफिशिएंटली। आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से जो है एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे भी आप कुछ जो है एक केस स्टडी लेते हैं, हेल्प लेते हैं और फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ क्रूशल प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने लगते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए फिर हम जो है प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं कि ये जितने प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन किए गए हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं, तो फिर इनसे बचने के लिए हम ये दो काम करते हैं, प्लानिंग और फिर फोरकास्टिंग करते हैं। यानी अप्लाई करने से पहले हम ये दोनों काम करते हैं ताकि हम इन प्रॉब्लम से जो है फिर बच सकें। तो इसमें यही बात बताई गई स्लाइड के अंदर कि जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको पता है पहले से ही कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो फिर आप प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। जब आप प्लानिंग और फोरकास्टिंग करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि आपके पास कोई ना कोई एक इन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाएगा। अब जो फोरकास्टिंग कर रहा होगा बंदा, जिसको फोरकास्टर कहते हैं, वो क्या करेगा कि डिसीजन मेकर्स को मदद करेगा पॉलिसी बनाने में। ठीक है, उनको बताएगा कि आप इस तरह टेक्नोलॉजी अप्लाई करें, ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करें, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकती है। यानी एक तरह से उनको डायरेक्शन देता है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना उनको रास्ता बताता है कि आप फोरकास्ट करता है, वो बताता है कि ये आप स्टेप्स लेकर तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फोरकास्ट में जी 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स। पहला है टाइम हॉरिजन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कितने टाइम की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। फिर है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, यानी हम किसी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं सम पैरामीटर्स टू टेक्नोलॉजी, यानी हम पूरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या उसके किसी एक फेज़ की बात कर रहे हैं, उसके किसी एक मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, ये होता है पैरामीटर्स की बात करना। फिर है प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट अबाउट दिस आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉइन फेंकते हैं हवा में और वो नीचे गिरता है, तो या हेड आया है या फिर टेल आया है, 2 ऑप्शन है ना, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 50% प्रोबेबिलिटी है हेड आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांसेस को कहते हैं, नंबर ऑफ चांसेस। तो आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट अबाउट द आउटकम, यानी जो टेक्नोलॉजी आप अप्लाई करेंगे, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उससे कितनी आउटपुट आ सकती है, तो आप एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, यानी एक तरह की एजम्पशन बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी फोरकास्ट के अंदर ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, अगर आप बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए फोरकास्टिंग किस किस तरह हो सकती है, तो वो ये स्टेप्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल पहला है एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल पैरामीटर्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नई प्रोडक्ट बनाई है तो उसके लिए आप कुछ जो है परफॉर्मेंस के पैरामीटर डिसाइड कर देते हैं,
भाई ये प्रोडक्ट जो है इस हद तक बिकेगी और इतना इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और इतना प्रॉफिट आएगा हमें। ठीक है, तो ये नई जो प्रोडक्ट आपने बनाई है तो इसके ऊपर भी तो आप फोरकास्टिंग ही कर रहे हैं ना, कि आप फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर के हवाले से इतनी सेल होगी और इतनी आपको प्रॉफिट होगी। तो ये इस तरह के कुछ जो हैं फोरकास्टिंग बिजनेसेस करते हैं। आगे क्या है जी, ऑगमेंटिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स एज वेल एज इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर आप किसी ऑलरेडी बनी हुई प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं तो फिर उससे रिज़ल्ट्स भी डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। आपके जो कस्टमर है वो पहले वाली प्रोडक्ट से अगर ना खुश था तो आप प्रोडक्ट को अगर इम्प्रूव करते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो आगे है इनेबलिंग बेटर टाइमिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड फैसिलिटेट टेक टू मार्केट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब आप न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को टेक टू मार्केट का मतलब है आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप करके उसको मार्केट में ले जाते हैं। ठीक है, यानी कस्टमर तक ले जाते हैं, कमर्शलाइज़ कर देते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को कमर्शलाइज़ करते हैं तो उस वक्त आपके पास एक बेहतर आइडिया आ जाता है। देखें, जब आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू होती है ना तो उस वक्त आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आएगा, बजाय इसके कि उस टाइम आप बताएं जब आपने प्रोडक्ट अभी सिर्फ बनाई है। अगर आपने अभी सिर्फ प्रोडक्ट बनाई है ना और कमर्शियल नहीं की तो एक फोरकास्टिंग आप उस वक्त कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक फोरकास्टिंग आप उस वक्त करते हैं जब आपने प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेज दिया और वो बिकना शुरू हो गई है। तो इस स्टेप में बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब आप प्रोडक्ट को टेक टू मार्केट करेंगे तो उस वक्त आप एक फोरकास्टिंग करेंगे और वहाँ से आपको पता चलेगा कि इससे कितना प्रॉफिट हमें आ सकता है। सो ये बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन कौन सी फोरकास्टिंग हो सकती है। अच्छा, इसमें फिर जब हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो इसमें कम्युनिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग के अंदर। अब कम्युनिकेशन किस किस के दरमियान में हो सकती है, ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल है साइंस एंड साइंस। अब ये साइंस एंड साइंस से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एलीट कॉलेज, तब इसके जो अंदर डिपार्टमेंट है, एडमिशन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है इसको कहते हैं साइंस एंड साइंस या फिर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी और जनरल पब्लिक। तो ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने फोरकास्टिंग करनी है तो इन सब से आप बातचीत करके फिर आप फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में। अब ये फोरकास्टिंग जो है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 12 मंथ्स की होती है फोरकास्टिंग, कि आप अगले 1 साल की कर रहे हैं कि 1 साल में इतनी सेल होगी और इतना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जो इसी तरह मीडियम टर्म होती है वो 2 से 10 साल का पीरियड होता है, उसमें आप प्रेडिक्शन करते हैं। और जो लॉन्ग टर्म होती है वो फिर 10 साल से ज़्यादा की होती है। अब इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो डिफरेंट राइटर्स के पास डिफरेंट है, आपको जो सूटेबल लगे आप फोरकास्टिंग की वो डेफिनेशन कर सकते हैं। जनरल टर्म में जब हम फोरकास्टिंग कहते हैं तो इसका मतलब होता है फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना। ठीक है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग है इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं। इसमें टाइमिंग एक तो आपने ज़रूर डिस्कस करनी है, ठीक है, कि और दूसरी चीज़ डिस्कस करनी है चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती है। तो जब टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से चेंज होती है तो उससे फिर क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होती है। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को ही लेकर चलते रहें तो फिर वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगी परफॉर्मेंस। अगर आप टेक्नोलॉजी को चेंज कर देते हैं तो फिर उससे रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं, मतलब इससे फोरकास्टिंग आपकी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो एक ही ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप इसको देखें। द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि फ्यूचर में जो आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है इसकी फ्यूचर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं
और इसकी टाइमिंग क्या हो सकती है, यानी टाइमिंग से मुराद है ये कितने अरसे तक यही टेक्नोलॉजी चल सकती है या कितने अरसे बाद इसको नई टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर जाएगी। व्हेन ए पॉसिबल द प्रेडिक्शन विल बी क्वान्टिफाइड, द प्रेडिक्शन विल बी क्वान्टिफाइड, इसका मतलब ये है कि प्रेडिक्शन जो है ना वो क्वान्टिफाइड, आपको मतलब बताया कि ऐसी चीज़ जिसको गिना जा सके उसको क्वान्टिफाइड कहते हैं। यानी आपने प्रेडिक्शन ऐसे नहीं करनी कि अगले हज़ारों साल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो जाएगा, नहीं, आपने एक एग्जैक्ट क्वांटिटी देनी है कि अगले 2 साल में ये हो जाएगा या अगले 6 माह में ये हो जाएगा। तो प्रेडिक्शन को आपने क्या करना है, क्वांटिफाई करना है, ठीक है, मेड थ्रू ए स्पेसिफिक लॉजिक। अब जो आपने फोरकास्टिंग करनी है डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी। अब फोरकास्टिंग करने के फिर आगे तो ये डेफिनेशन मैं पहले आपको बताऊँ, ओवरऑल सिर्फ ये है कि आपने प्रेडिक्ट करना है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजिंग हो सकती है और टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ सकती हैं, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। फिर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक न्यूमेरिक डेटाबेस होती है और फिर दूसरी जजमेंट बेस। जो न्यूमेरिक डेटाबेस है इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम स्टैट्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल होती है। अब इसकी में पहली टाइप है ट्रेंड एक्सट्रापोलेशन। ट्रेंड एक्सट्रापोलेशन जो है इसमें हम 4 मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला है स्टैटिस्टिकल कर्व फिटिंग। अब मैथ्स में जो आप कर्व होती है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ फंक्शंस का सहारा लेते हैं, ठीक है, फंक्शन आप यूज़ करते हैं, लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन, लॉगरिथम के फंक्शंस यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब आपने ट्रेंड एक्सट्रापोलेशन पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले आपने जो मैथमेटिकल टर्म करनी है वो करनी है स्टैटिस्टिकल कर्व, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कर्व क्या होती है, तो हम कोई भी फंक्शन की एक टाइप लेते हैं फिर उसके थ्रू उस कर्व को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिक डेटाबेस जो फोरकास्टिंग है उसमें हम पहले कर्व के थ्रू कर सकते हैं, फिर दूसरा है लिमिट एनालिसिस। ये बात हमें पता है कि ग्रोथ जो है वो हमेशा लिमिटेड होती है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है आप ये कहेंगे कि ग्रोथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अनलिमिटेड हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। आप बताते हैं जी लास्ट ईयर हमारी इतनी ग्रोथ हुई, 2% हुई, उससे पहले 1% हुई, उससे पहले 10% हुई, तो ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है ना। तो जब भी लिमिटेड डाटा होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स को यूज़ करते हैं, जो आपने कैलकुलस में यूज़ किए हैं, अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, उसको सॉल्व करने का जो एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स के जो है ना कॉन्सेप्ट, उनको यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिक डाटा की जो फोरकास्टिंग है वो करते हैं। पहले में कर्व को हम देखते हैं और दूसरे में फिर लिमिट का एनालिसिस करते हैं। फिर है ट्रेंड कोरिलेशन। अब ट्रेंड कोरिलेशन में हम ये देखते हैं इसमें अपने 2 पहले नाम समझ लें कौन कौन से। एक है प्रीकर्सर और दूसरा होता है एडॉप्टर, ठीक है। प्रीकर्सर होता है पहले वाला और एडॉप्टर होता है बाद वाला। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा है ना पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, तो चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट को क्या करता है, इनहेरिट करता है। ऊप में पढ़ा होगा आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो अब इसमें भी आप ये समझें कि ये जो एडॉप्टर है ना ये चाइल्ड है और प्रीकर्सर जो है वो पेरेंट है। जब टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आती हैं तो जो बाद वाली टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है ना वो पेरेंट टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ इनहेरिट करती है, ठीक है। देखें एक सॉफ्टवेयर है वो आपने डेवलप किया है, अब उसमें कुछ एक सॉफ्टवेयर आपने अडॉप्ट किया है, अब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है। अब जो सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो उसने पेरेंट से ही इनहेरिट किया है, यानी प्रीकर्सर से ही इनहेरिट किया है। आपको आई होप समझ आ रही है। देखिए एक सॉफ्टवेयर है वेब डेवलपमेंट का, आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ले लें, जैसे कैलकुलेटर है, वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था शुरू में, तो उसको हम कहेंगे प्रीकर्सर है वो। अब उसके अंदर डेवलपमेंट हुई, ठीक है, उसने अडॉप्ट की, क्या अडॉप्ट की कि उसने एवरेज भी फाइंड करना शुरू कर दी। अब ये जो उसने एवरेज फाइंड किया है ये उसने प्रीकर्सर से ही कुछ ना कुछ इनहेरिट किया है। कि देखें पहले कॉन्सेप्ट था प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो उसी को यूज़ करते हुए फिर एवरेज जो है वो कैलकुलेट की गई है, ठीक है। तो अब ये देखें बेसिकली ये ट्रेंड था ना जिसको फॉलो किया गया। एक ट्रेंड था पहले कैलकुलेटर में
वो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा था। अब उस ट्रेंड में डेवलपमेंट हुई, फिर बाद में उसमें एवरेज फाइंड कर ली गई। तो ये जो एवरेज फाइंड की गई है ना, ये उसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को देखते हुए ही फाइंड की गई है। तो अब इस केस में ये जो बाद में एवरेज फाइंड की गई है ना, इसको एडॉप्टर कहेंगे, जो बाद वाली टेक्नोलॉजी होती है, और पहले वाली को प्रीकर्सर कहते हैं। ये है बेसिकली ट्रेंड कोरिलेशन। अच्छा, अब आगे है मल्टी ट्रेंड कोरिलेशन। अब मल्टी ट्रेंड में क्या है, ये सिंपल ट्रेंड में ये था कि एक एडॉप्टर था और एक प्रीकर्सर था। इसमें ये होता है कि जो प्रीकर्सर होते हैं वो काफ़ी हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो एडॉप्टर है वो एक ही रहता है। ठीक है, यानी जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी पेरेंट टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी आप एग्जांपल ले लें कि अभी एंड्रॉयड का 10 वर्जन चल रहा है, तो उसके आप देख लें प्रीकर्सर कितने हैं, 9, 8, 7, एंड्रॉयड लॉलीपॉप और पता नहीं चॉकलेट और कौन कौन सा है। तो इस केस में अब क्या है कि एडॉप्टर एक है लेकिन प्रीकर्सर काफ़ी ज़्यादा है। ये है मल्टी ट्रेंड कोरिलेशन। तो न्यूमेरिक डाटा फाइंड करने, न्यूमेरिक डाटा कैलकुलेशन फोरकास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये 4 स्टेप हमारे होते हैं। ये सारे मैथमेटिक्स बेस हैं। आगे है जजमेंट बेस। अब जजमेंट के अंदर मैं पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इनको फिर आप पढ़ लीजिएगा, इजी है। जजमेंट ये होते हैं कि कोई आप स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज़ नहीं करते। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स पहले से हो चुके हैं आपके प्रोजेक्ट से मिलते जुलते, आप उन्हीं को देख के कोई ना कोई अजम्पशन बना देते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो टेक्नोलॉजी आपकी फील्ड से मिलती जुलती है उसी को देखते हुए आप जजमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ सब हैं टाइप्स। फॉर एग्जांपल पहली है मॉनिटरिंग, फिर है डेल्फी मेथड। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। डेल्फी मेथड के अंदर ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स का एक पैनल बैठता है, यानी 4 से 5 जो सीनियर लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो बैठते हैं। वो देखते हैं कि पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे हुए हैं। अगर उन्हें फ़ायदे ज़्यादा लगते हैं तो वो इसके फेवर में जजमेंट दे देते हैं, अगर फ़ायदे कम लगते हैं तो वो फिर इसके अगेंस्ट जजमेंट दे देते हैं। तो अब इसमें जजमेंट देने के लिए देखें कोई डाटा यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ मतलब कैलकुलेशन यूज़ नहीं हो रही, सिंपली वो बैठे हैं, उन्होंने कुछ इधर उधर से रिसर्च किया, उन्हें पता चल गया। तो इसको कहते हैं डेल्फी मेथड। फिर आ गया सिनेरियो। सिनेरियो के अंदर क्या है, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप फ्यूचर से मुतल्लिक जो है ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो इससे ये फ़ायदा हो सकता है। आप एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक मीटिंग कंडक्ट होती है जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके दरमियान, और फिर उनके दरमियान में वोटिंग करवा ली जाती है किसी भी एक सिनेरियो पर। तो जिस पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एग्रीड हो जाएं वो फिर अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये 3 मेथड हैं जी जजमेंट बेस फोरकास्टिंग के। तो ये फोरकास्टिंग का पार्ट इतना ही था। कल हम इंशाल्लाह जो है वो फिर प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।